धामी कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। सचिवालय में शुरू होगी बैठक। अनुपूरक बजट कैबिनेट बैठक में होगा पास। 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव हो सकता है पास। महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देगी धामी सरकार। बाल्य देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर लगेगी आज मुहर। वित्त मंत्री ने फाइल पर दिया अनुमोदन। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए भ्रष्टाचार का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में आज अहम मामले पर सुनवाई। मामले में सरकार आज रखेगी अपना पक्ष। वेतन और भत्ते के अधिक भुगतान की वसूली होगी। सरकारी कर्मियों को शासनादेश के विपरीत हुए थे भुगतान। वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को निर्देश। विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी। 5 से 8 सितंबर तक देहरादून में होगा मानसून सत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारियों में जुटी सरकार। पेश हो सकता है ड्राफ्ट। उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून। चटक धूप से बढ़ा तापमान। दून में 35 पर पहुंचा पारा। 15 सितंबर के बाद से जोर पकड़ेगी चारधाम यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर देहरादून से है। धामी कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। धामी कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे। बता दें कि सचिवालय में 12:30 बजे से शुरू होगी बैठक। धामी कैबिनेट में आएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। सचिवालय में 12:30 बजे से शुरू होगी बैठक। अनुपूरक बजट कैबिनेट बैठक में होगा पास। अनुपूरक बजट कैबिनेट बैठक में होगा पास। 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव हो सकता है पास। यूसीसीएस ड्राफ्ट पर भी लगेगी मुहर। महिलाओं को मातृत्व अवकाश का प्रस्ताव हो सकता है पास। धामी कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। धामी कैबिनेट में आएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। सचिवालय में 12:30 बजे से शुरू होगी बैठक। बता दें कि देहरादून सचिवालय में 12:30 बजे से बैठक शुरू होगी। अनुपूरक बजट कैबिनेट बैठक में होगा पास। अनुपूरक बजट कैबिनेट बैठक में होगा पास। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, अनुपूरक बजट पास होने की भी बात कही जा रही है, क्या कुछ है जानकारी? देखिए अवंतिका, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं। और इसमें सबसे पहले तो सरकार जो 5 सितंबर से हमारा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें अनुपूरक बजट सरकार पहले ही दिन पेश करेगी। अब अवंतिका, इस बैठक में ये सरकार निर्णय लेगी कि कितने का ये अनुपूरक बजट पेश होने वाला है और क्या कुछ इसमें खास रहेगा। तो संभवतः ये प्रस्ताव जो है इसको धामी कैबिनेट आज हरी झंडी दिखा सकती है। तो अनुपूरक बजट कितने का आएगा ये इसमें आज पता चलने वाला है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि जो संविदा पे जो कर्मचारी है उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह ही जो अवकाश की जो छूट है वो मिलनी चाहिए। तो इस संबंध में भी संभवतः जो महिला कर्मचारी हैं विशेषकर, या फिर जो पुरुष कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिल सकती है। और जो महिला कर्मचारी हैं उनको भी जो 6 माह का अवकाश है या 15 दिन के लीव की बात करें तो इस तरीके से सरकार संविदा कर्मचारियों को भी इसमें लाभ दे सकती है। इसके अलावा चूंकि इन्वेस्टर समिट होनी है तो संभवतः कई ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जो कि जो निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है, उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। किस तरीके से इंडस्ट्री को सरकार और भी अधिक ग्रो कर सकती है जिससे कि जो रोजगार सृजन है उसमें और तेज गति से इजाफा देखने को मिले। और 10% क्षैतिज आरक्षण भी जो हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं उनको पिछले लंबे समय से उनकी मांग है कि 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वो उनको मिलना चाहिए। तो संभवतः इस
प्रस्ताव को भी कैबिनेट आज अपनी मंजूरी दे करके फिर सरकार इसे विधानसभा में ला करके इसको कानून बनाने का काम करेगी। तो इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज सबकी निगाहें धामी कैबिनेट पर लगी है और दोपहर 12:30 बजे बैठक शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल अंकित, 12:30 बजे से बैठक होनी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज 12:30 बजे से यह बैठक शुरू होगी। 10% 37 आरक्षण का प्रस्ताव हो सकता है पास। यूसीसी ड्राफ्ट पर भी मुहर लग सकती है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश का प्रस्ताव हो सकता है पास। धामी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज। खबर देहरादून से बता रहे हैं, धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। सचिवालय में 12:30 बजे से शुरू होगी बैठक। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी को लेकर बयान। जल्द से जल्द यूसीसी लाने का हमारा संकल्प, कुछ इस प्रकार से कहा धामी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक बिल को जल्द से जल्द लागू करेंगे। समान नागरिक बिल को जल्द से जल्द करेंगे लागू। हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था, पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ऐसे कहा कि हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था जल्द से जल्द यूसीसी लाने का हमारा संकल्प। समान नागरिक बिल को जल्द से जल्द करेंगे लागू। हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था। समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी को ने यूसीसी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यूसीसी लाने का हमारा संकल्प। साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक बिल को जल्द से जल्द करेंगे लागू। हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी यूसीसी था। जल्द से जल्द यूसीसी लाने का हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक बिल को जल्द से जल्द करेंगे लागू। हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था। यूसीसी बिल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी को लेकर बयान सामने आया है। जल्द से जल्द यूसीसी लाने का संकल्प। खबर कोटद्वार से है, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए भ्रष्टाचार का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में होगी आज मामले पर अहम सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, सीबीआई से क्यों न ले। मामले में सरकार आज रखेगी कोर्ट में अपना पक्ष। खबर कोटद्वार से, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए भ्रष्टाचार का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में आज होगी इस मामले पर अहम सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल कि सीबीआई से जांच क्यों न ले। मामले में सरकार आज रखेगी कोर्ट में अपना पक्ष। खबर कोटद्वार से, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए भ्रष्टाचार का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले पर होगी आज अहम सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल कि सीबीआई से क्यों न ले जवाब। सीबीआई से क्यों न ले जांच, कुछ इस प्रकार से हाईकोर्ट ने पूछा है। मामले में आज सरकार रखेगी अपना पक्ष। खबर कोटद्वार से, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए भ्रष्टाचार का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में आज इसी मामले पर होगी अहम सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, सीबीआई से क्यों न लें जांच। मामले में सरकार आज रखेगी कोर्ट में अपना पक्ष। खबर कोटद्वार से, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए भ्रष्टाचार का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में आज इस मामले पर होगी अहम सुनवाई।
खबर देहरादून से है, जहां वेतन और भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली होगी। वेतन और भत्तों के अधिक भुगतान की होगी वसूली। सरकारी कर्मियों को शासनादेश के विपरीत हुए थे भुगतान। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा मामला। वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को दिए गए निर्देश। सरकारी कर्मियों को शासनादेश के विपरीत हुए थे भुगतान। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा मामला है ये। बता दें कि वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को दिए गए निर्देश। भत्तों की जांच कर 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। खबर देहरादून से, जहां वेतन और भत्तों के अधिक भुगतान की होगी वसूली। सरकारी कर्मियों को शासनादेश के विपरीत हुए थे भुगतान। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा मामला। वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को दिए गए निर्देश। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रुड़की के काशीपुरी चौक के पास स्थित कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस ओबीसी विभाग व कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से असंगठित कामगार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मेलाराम प्रजापति के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर रणवीर नागर के नेतृत्व में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मेलाराम प्रजापति का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मेलाराम प्रजापति ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए वह राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रदेश में वह कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं पहले तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे साथी जो मेरा स्वागत कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदित राज जी हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील लाठी जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे को उन्होंने असंगठित कांग्रेस में प्रदेश कामगार उपाध्यक्ष की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं उसे बाखूबी निभाऊंगा। मैं तो कांग्रेस का पहले से एक बहुत सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस के लिए ही काम करता हूँ। जब से मैं राजनीति कर रहा कांग्रेस के अलावा मैं और किसी पार्टी में कोई काम नहीं किया। और मैं अपने सभी साथियों से कहता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करा। नैनीताल को बम से उड़ाने की चेतावनी भरी मेल पुलिस के इंस्टाग्राम पेज में डालने वाले को एसटीएफ ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर नैनीताल पहुंची है, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में खालिद को मेडिकल के लिए बीडी पांडे अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2022 में नैनीताल पुलिस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर किसी नितिन शर्मा नामक यूजर ने टैग कर नैनीताल के अलग अलग स्थानों में 24 घंटों के भीतर बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी देते हुए लिखा था, हिजबुल मुजाहिदीन इसकी जिम्मेदारी लेता है। एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बम विस्फोट से जनहानि के खतरे को देखते हुए तल्लीताल थाने में एफआईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर एसटीएफ की 2 टीमों का गठन किया गया। नैनीताल में मेट्रोपोल कंपाउंड के अतिक्रमण हटाते समय किसी के द्वारा धमकी दी गई थी कि नैनीताल को बमों से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में तल्लीताल थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये विवेचना एसटीएफ उत्तराखंड को दी गई थी। इसमें एसटीएफ के अधिकारियों द्वारा आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसमें आईटी एक्ट और कुछ अन्य जो धाराएं हैं वो भी लगाई गई हैं। इसमें पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये दिल्ली का रहने वाला है और काफ़ी समय से सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में रह रहा है।
उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में कुछ माफियाओं द्वारा जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान, दुकान और धार्मिक स्थल बनकर अपने कारोबार को अंजाम देने में जुटे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए और जल्दी से जल्दी अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेटवर्क में टीमों का गठन किया गया और टीमों ने लगातार अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ साथ अवैध कब्जाधारियों के कब्जे से भी खाली करने की कार्यवाही की। वन विभाग भूमि पर कब्जाधारियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया गया है कि वन विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद भी वन क्षेत्र खाली करने में वन विभाग के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक वन विभाग की टीम ने 68 धार्मिक स्थलों के साथ नदी किनारे वन आरक्षित क्षेत्र से लगभग 5 हेक्टेयर वन भूमि को खाली कर लिया है। जो वन क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमण था, सबसे पहले जो धार्मिक अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए थे जंगल के अंदर, वो उनको तोड़ने की कार्रवाई की थी। उनको आरक्षित वन क्षेत्र से उनको हटाया गया है और लगभग 68 संरचनाएं ऐसी थी कि जिनके विरुद्ध जो अपराध में दर्ज थे और अन्य भी कार्रवाई उनके ऊपर जारी थी, तो उनको हटा दिया गया जंगल से। इसके अलावा आरक्षित वन क्षेत्र से जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो भी लगातार गतिमान है। इस बीच अब तक नदी के किनारे से लेकर के आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ गुजरों के सब मिलाकर के लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। खबर दिनेशपुर से है। बता दें कि एक तरफ भाजपा सरकार अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग योजनाएं निकाल रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर घरेलू गैसों में भारी कमी का ऐलान किया गया था। वहां इस आदेश और ऐलान की धज्जियां उड़ाते हुए एक तस्वीर दिनेशपुर से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत गैस एजेंसी दिनेशपुर का मामला है ये, जहां पर सुबह सबसे पहले तो पुराने रेट पर करीब 100 से अधिक सिलेंडर बेचे गए। इसके बाद जब लोगों ने विरोध किया तो एजेंसी के मालिक व कर्मचारी भारत गैस एजेंसी का शटर डाउन करके चलते बने। ऐसे में इन एजेंसी वालों का तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है और स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने सुबह लिया है, भारत गैस लिया 1150 रुपये में। मुझे पता लगा कि गैस का दाम कम हो गया है, तो उसी दाम पे हमें नहीं मिला है। इसीलिए जो दाम लेके गए हैं वो 1150 रुपये सुबह 7 बजे लेके गए हैं। त्योहार की सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्यौहार के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए पहले 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपये कर दी है। और 400 रुपये करने से 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंत्योदय यानी कि अंत में रहने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। रक्षाबंधन में उन्होंने देश की बहनों को, देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।